हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल का कॉमिक विशेषांक शैतान बेटा का पहला भाग। विकास नगर राजमहल के इन दो कक्षों से निकलती कराएं किसी पर होते अत्याचार की नहीं, बल्कि गौरव की सूचक है। आ, आ, जो नारी को विभूषित करता है ब्रह्मांड के सबसे प्यारे और सुंदर उस नाम से जो है माँ। यही गौरव प्राप्त करने जा रही थी रूपसी आह और सलोनी आह। प्रसन्नता के उस वातावरण में जो चिंताएं बनी थी वे रानी मोहिनी के कदमों और चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही थी। रूपसी और सलोनी को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी है। वे किसी भी समय शिशुओं को जन्म दे सकती हैं। ऐसे में भोकाल को रणभूमि में नहीं होना चाहिए। भोकाल, तांत्रिक टिल्लू को लेकर अतिशीघ्र राजधानी पहुंचो। रानी मोहिनी, आश्चर्य है, महारानी ने मुझे तुरंत ही राजधानी बुलाया, परंतु बुलाने का कोई कारण नहीं लिखा। कोई विशेष कारण हो सकता है, हमें तुरंत ही प्रस्थान करना होगा। लेकिन यहाँ सीमा पर मंडराते संकट के रहते मैं भला राजधानी कैसे जा सकता हूँ। इसकी तुम चिंता मत करो भोकाल। यहाँ हम सब शत्रुओं के दांत खट्टे करने के लिए, परंतु कोई किंतु परंतु नहीं भोकाल। जाने किस महत्वपूर्ण बात के लिए महारानी ने हमें बुलाया। हमें समय न गंवाते हुए तुरंत ही राजधानी की तरफ चल देना चाहिए। विकास नगर की रक्षा का मैंने जो वचन लिया हुआ उसे निभाने के लिए मैं लंबे समय से रणक्षेत्र में शत्रुओं से लड़ा हूँ और विजय प्राप्त की है। लेकिन इस विजय का मूल्य मुझे चुकाना पड़ा है। अपनी भोकाल शक्ति और तुरीन के रूप में दोनों को खो चुका हूं मैं। तुरीन का ख्याल आते ही मानो हरा हो गया कोई जख्म। तुरीन और अपनी पत्नियों को लेकर न जाने कहां चला गया शूतान। राज्य की रक्षा का वचन मेरे पैरों में बेड़िया बनकर न लिपटा होता तो पाताल से भी खोज लाता मैं उन्हें। तुरीन के ख्यालों में खोए भोकाल को पता ही ना चला कि कब वह पहुंच गया राजधानी। हमारा रक्षक विजयी महाबली भोकाल जिंदाबाद जिंदाबाद। विजेता भोकाल का स्वागत करने के लिए सारे विकास नगर के साथ साथ वहां उपस्थित था पूरा राज परिवार भी। सिर आंखों पर बिठा लिया था प्रजा ने अपने उस रक्षक को। महाबली भोकाल जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर शीघ्र ही तुम सोच रहे होगे भोकाल की तुम्हारे स्वागत के लिए रूपसी और सलोनी क्यों नहीं आई। हाँ, इस समय वे दोनों प्रसव कक्षों में हैं, किसी भी समय तुम्हारी संतान को जन्म देने के लिए। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि विकास नगर की रीति है कि जन्म लेने वाले शिशु का मुंह सबसे पहले उसका पिता ही देखता है। तुम ये जानकर प्रसन्न नहीं हुए भोकाल। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत प्रसन्न हूं मैं। यह मुस्कान और गहरी होती अगर मैं तुरीन की कोख से जन्म लेने वाले शिशु का मुंह भी देखता। तभी बधाई हो बधाई हो। रूपसी ने पुत्र और सलोनी ने पुत्री और एक पुत्र को एक साथ जन्म दिया है। सच, वाह। यह लो तुम्हारा पुरस्कार। अपनी मोतियों की माला दासी की तरफ फेंक कर खुशी से झूमती रानी मोहिनी ने पकड़ लिया भोकाल का हाथ। आओ भोकाल। नवजात शिशुओं का मुंह देखने की रस्म निभाई। लगभग खींचते हुए भोकाल को लेकर वह उस विशेष कक्ष में पहुंची। लो भोकाल, लो संभालो अपने बच्चों को। लो इसे भी संभालो। बच्चों के गोद में आती उसके हृदय में अनजानी खुशी उठी और उसके होठों पर मुस्कान बनकर छा गई। कहाँ खो गए भोकाल। अरे भाई नाचो, खुशी मनाओ। तीन तीन बच्चे हैं तुम्हारी गोद में। काश इस गोद में इनके साथ एक बच्चा और होता। तुरीन की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा। भोकाल का चेहरा मुस्कुराहट से और नेत्र आंसुओं से भरे थे। रानी की आवाज ने भोकाल को चौंकाया। इन बच्चों का नामकरण भी तुम ही कर दो भोकाल। सलोनी के पुत्र का नाम पुष्प और पुत्री का नाम लक्ष्या ठीक रहेगा, और रूपसी के पुत्र का नाम शिखर। बहुत प्यारे हैं ये तीनों बच्चे। इन्हें किसी दुष्ट की नजर न लगे। मुझे इसका प्रबंध करना होगा। तांत्रिक टिल्लू ने अपने लवादे में छिपी एक डिबिया निकाली और उसे खोलकर अपनी हथेली पर पलट लिया। दूसरे ही शटिल्लू की हथेली पर रखे नजर आने लगे तीन ताबीज। ये तिलिस्मी ताबीज मैंने कई वर्षों के परिश्रम और साधना से प्राप्त किए थे। मैं इन ताबीजों को अपनी तरफ से भोकाल के तीनों बच्चों को भेंट करता हूँ। ये ताबीज इन बच्चों को डर हर दुष्ट शक्तियों से सुरक्षित रखेंगे। महामंत्री, भोकाल के पिता बनने की खुशी में एक बड़े जश्न की तैयारी करो। जैसी आज्ञा महारानी। मुझे दुख है कि मैं इस जश्न में भाग नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि नक्षत्रों की विशेष दशा होने के कारण मुझे तुरंत ही तंत्र साधना करने के लिए गुप्तवास पर जाना होगा। चारों ओर व्याप्त चारों ओर व्याप्त खुशियों के उस वातावरण पर मानो ग्रहण लगाने आए थे वे दो साएं, जिनके निशाने थे रूपसी और सलोनी के कक्ष। कौन है उधर। जवाब में उसके चेहरे पर आकर फूटा वह फल छपाक। अगले ही क्षण जिसने सलोनी को बेहोशी के संसार में पहुंचा दिया। तुम्हें कष्ट पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो कार्य मुझे करना है वह बेरोक टोक हो। इसके लिए तुम्हें अचेत करना आवश्यक था।
बिना कोई समय गंवाते हुए साय ने पालने में लेटे हुए पुष्प को उठाया और फिर वह वापस चल पड़ा। इधर रूपसी के कक्ष में, पिताश्री, आप तो इस राज्य के अपराधी हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये बात मैं भी जानता हूँ पुत्री, लेकिन अपने नाती के बारे में सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी एक झलक देखने यहाँ आ गया। अपने नाती को अपने सीने से लगाकर एक बार अपने प्रेम कर लूं, फिर मैं वापस लौट जाऊंगा। क्या तुम मुझे ऐसा करने का सौभाग्य प्रदान करोगी पुत्री? भावनाओं से भरे राजा विवेक मोहन के शब्दों के आगे पसीज गई रूपसी ने बच्चा उसके हाथों में रख दिया। कितना प्यारा है, मैं धन्य हो गया। अरे, ये तुमने इसके गले में क्या डाल रखा है? तिलिस्मी ताबीज। तांत्रिक टिल्लू ने इसे बच्चे के गले में डालते हुए कहा था कि ये बच्चे को हर बुरी आत्मा से बचाएगा। तुम उस ढोंगी की बेकार की बातों में कहाँ फंस गई? ये ताबीज भला कैसे बुरी आत्माओं से बच्चे की रक्षा करेगा? हमारे नाती के गले में ये गला सड़ा ताबीज नहीं, ये बेशकीमती हीरो का हार होना चाहिए। मैं अभी उतार कर फेंकता हूँ इस ताबीज को। ओह, क्या हुआ पिताजी? ओह, ये ताबीज तो सचमुच तिलिस्मी शक्तियों से भरा है, जबकि मैं इसे साधारण ताबीज ही समझ बैठा था। इसे किसी उपाय से बालक के गले से उतारना होगा। अगले ही पल उस शैतानी दिग्गज दिमाग ने बच्चे के गले से ताबीज उतारने का उपाय ढूंढ दिया। हमारे एक हाथ में बालक है और एक हाथ में हार। तुम जरा बालक के गले में पड़े ताबीज को निकाल तो दो पुत्री। अच्छा। विवेक मोहन ने वह चमकता दमकता हीरो का हार बच्चे के गले में डाल दिया। देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरे नाती के गले में हीरो का हार। फिर, अच्छा पुत्री, अब मैं चलता हूँ। मुस्कुराता हुआ वहां से रवाना हुआ विवेक मोहन। लेकिन रूपसी के कक्ष से निकलकर अभी वह कुछ ही कदम चल पाया था कि, ए रुको, कौन हो तुम? तुम्हारा काल इस हंगामे खेज रात की सुबह कम सनसनीखेज नहीं थी। गजब हो गया महारानी, सलोनी जी के पुत्र को रात्रि को किसी ने अपहरण कर लिया। ओह, जिसने यह सुना उसके हाथों के तोते उड़ गए। उफ, ये कैसे हो गया? किसने और क्यों किया बालक का अपहरण? मुझे तुरंत ही सलोनी के पास पहुंचकर इस बारे में पता लगाना चाहिए। भोकाल को देखते ही और तेज हो गया सलोनी का विलाप। स्वामी, हमारे पुत्र का कोई अपहरण करके ले गया। धीरज रखो सलोनी, और बताओ मुझे कि क्या हुआ था। सुबकते हुए सलोनी ने सारी बात बता दी। तभी भदावाद से एक सैनिक ने वहां प्रवेश किया। महल से कुछ ही दूर पर दो सैनिकों के शव पड़े हैं। ओह, सभी लगभग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। बड़ी निर्दयता से हत्या की गई इन सैनिकों की। यह जरूर उसी का काम है जो सलोनी के पुत्र का अपहरण करके ले गया है। महामंत्री, राजधानी में जितने भी सैनिकों ने उस वैशी अपहरणकर्ता की खोज में लगा दो। हम उसे जल्द ही गिरफ्तार हुआ देखना चाहते हैं। जो आज्ञा महारानी। तभी रानी मोहिनी की निगाहें रूपसी के बालक पर पड़ी। अरे, इस बालक के गले का तिलिस्मी ताबीज कहाँ गया? और ये हीरो वाला हार, इसे मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। ये तो राजा विवेक मोहन का हार है। ये बालक के गले में कहाँ से आया? इसे पिताश्री ने अपने हाथों से बच्चे के गले में डाल पिताश्री ही अपने हाथों से बच्चे के गले में डाल गए थे महारानी जी। उन्होंने ही उस ताबीज को बालक के गले से उतार लिया। कहकर रूपसी ने सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर तुम्हें उनके बारे में उसी समय हमें बताना चाहिए था। वे इस राज्य के अपराधी हैं। उपरोक्त घटना के बारे में जानने के लिए पढ़े कुबड़ा शैतान। जिस भावना से वे यहाँ आए थे वह एकदम पवित्र थी। उस समय वे अपराधी नहीं, नाती को इसने करने के इच्छुक नाना थे। और यह हर एक नाना की अपने नाती को प्यार भरी भेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं सलोनी के पुत्र के अपहरण और सैनिकों की हत्या के पीछे उनका ही हाथ हो सकता है। सभी ने भोकाल की बात का समर्थन किया, लेकिन रूपसी क्रोध से भड़क उठी। बिना जांच के पिताश्री पर आरोप लगाकर आप सब उनकी पवित्र प्रेम भावना का अपमान कर रहे हैं। यह अन्याय है और मुझे यह अन्याय कदापि स्वीकार नहीं। क्रोध से पैर पटकती वहां से निकल गई रूपसी। रूपसी के अपमानजनक व्यवहार से भोकाल का विचलित मन बिल्कुल ही उचाट हो गया। कुछ दिन विश्राम कर लेते स्वामी। कुछ न बोला भोकाल, क्योंकि उसे न रुकना था सो न रुका। रुकता भी तो कैसे? युद्ध की आग से धधकती राज्य की सीमाएं जो बुला रही थी उसे। लेकिन इधर सलोनी की छाती में पुत्र वियोग की ज्वाला धधक रही थी। जाने कहां और किस हाल में होगा मेरा लाल। वह जरूर भूखा होगा। अगले दिन सॉरी उसके दिन लंबी राह उसके दिन लंबी राह तकते हुए गुजरते थे और रात दिए की पीली रोशनी में पुत्र की सूरत निहारते हुए गुजरती थी। उस माँ की पीड़ा का प्रवाह जा पहुंचा था दूसरी माँ के हृदय तक। उठो सलोनी, लो अपने पुत्र को संभालो। सलोनी के लिए किसी चमत्कार से कम ना थे वे शब्द। विद्युत की भांति झपट पड़ी वह, किंतु शिखर को पहचानते ही जहां के तहां थम गए उसके हाथ। आप उपवास कर रही हैं रूपसी दीदी? क्या ये तुम्हारा पुत्र नहीं है सलोनी? क्या इसकी रगों में हमारे स्वामी महाबली भोकाल का रुधिर नहीं दौड़ रहा?
ममता की तपती हुई धरती पर ओस की बूंदों की तरह असर किया उस सांत्वना ने। अपनी बाहों में लिए उसे निहारती रही सलोनी। सिंगनी सा हृदय रखने वाली इतनी असहाय कैसे हो गई आज? तुम्हें अपने शौर्य व अपने शूरवीर पति के पराक्रम पर भरोसा होना चाहिए। हमें जल्दी ही मिलेगा हमारा पुष्प। अनजानी भावनाओं के वशीभूत शिखर को अपनी छाती से चिपटाती चली गई सलोनी। इधर सब कुछ भूलकर विकास नगर और अपने वचन की रक्षा करने में व्यस्त हो गया था वह पराक्रमी, जबकि राजमहल में सलोनी और रूपसी दोनों बच्चों में व्यस्त हो गई। इसी व्यस्तता में एक वर्ष शांति से कैसे गुजर गया किसी को पता ही नहीं चला, और ना ही किसी को यह पता चला कि शांति के इस आंचल में पनप रहा था अशांति का एक बड़ा तूफान। हीरों के द्वार वाली इस संपन्न नगरी पर मेरा और मेरे पुत्र का अधिकार होगा, क्योंकि वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब मेरे सहयोग से इस नगरी पर मेरे पिता विवेक मोहन शासन करेंगे। आखिर पिताश्री को सभी बुरा क्यों कहते हैं? राज्य का शासन अपने मजबूत हाथों में लेकर वह राज्य के हित की ही तो सोच रहे हैं। रानी मोहिनी जैसी अकुशल स्त्री राज्य के शासन को ज्यादा समय तक नहीं चला सकती। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि राज्य के सिंहासन पर पिताश्री जैसा कोई निपुण और कुशल राजा ही बैठे। अपनी इस राय से मैं यहाँ तो सभी को सहमत कर लूंगी, परंतु भोकाल मेरी बात नहीं मानेगा। इसलिए मुझे ऐसा प्रबंध करना होगा कि मेरे निर्णय के विरुद्ध चाहकर भी कुछ ना कर सके। युद्ध शिविर में मौजूद भोकाल। प्रबंध कई तरह के होते हैं और रूपसी का प्रबंध उस खतरनाक पत्र के रूप में था। प्रिय सलोनी व रूपसी, प्रेम, प्रकाश नगर के भावी राजकुमार शिखर व राजकुमारी लक्ष्या को इसने, तुम्हारा पति भोकाल। शाबाश रूपसी, भोकाल का यह पत्र मुझ तक पहुंचाकर तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी निष्ठा मेरे प्रति है। उस दुष्ट को उसकी उच्चाकांक्षा व राजद्रोह की सजा अवश्य मिलेगी। मैं बचपन से आपके स्नेह की छाया में रही हूँ चाची श्री। मेरा कर्तव्य बनता था कि समय रहते आपको इनके हृदय में आई खोट से अवगत करा दूं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप उनके साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए उसे बंदी बनाकर यहाँ बुलाना अत्यंत आवश्यक है। इस महाप्रपंच को फैलाकर बाहर निकल गई रूपसी व महारानी आवश्यक निर्देश देने में व्यस्त हो गई, और जल्दी अपने अंजाम पर पहुंचे निर्देश। ये सब क्या है सेनापति? तुम्हारे और सैनिकों के हाथों में नंगी तलवारें और चेहरे पर कठोरता मौजूद है। क्या तात्पर्य है इसका? तुम्हें बंदी बनाया जा रहा है भोकाल। मुझे बंदी बनाया जा रहा है? परंतु क्यों? मालूम नहीं। हम तो महारानी के आदेश का पालन कर रहे हैं। आज्ञा है, तुम विरोध नहीं करोगे। उसके बाद राज्य और उसकी कानून व्यवस्था का सम्मान करने वाले भोकाल के मुख से विशेष विरोध का एक शब्द भी नहीं निकला। फलस्वरूप पलक झपकते ही बंदी बना लिया गया उसे। और फिर मुझे बंदी बनवाने के पीछे महारानी का क्या उद्देश्य है, ये तो राजधानी पहुंचकर ही पता चलेगा। भोकाल को बंदी बनाकर राजधानी की तरफ चल पड़ा वह काफिला जल्द ही रुक गया। और क्षमा करना भोकाल, सैनिकों के समक्ष राजज्ञा का पालन करना आवश्यक था। मैं तो महारानी का आदेश मिलते ही समझ गया था कि इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, लेकिन वह रहस्य है क्या, यही पता करने के लिए तो मैंने महारानी के आदेश की अवहेलना करके तुम्हें मुक्त किया है। ऐसा करके मैं एक अपराध कर रहा हूँ, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम जैसा महाबली हर रहस्य से पर्दा उठाकर मुझे इस अपराध से मुक्त करेगा। धन्यवाद सेनापति, मैं तुम्हारे विश्वास को डिगने नहीं दूंगा। लेकिन तुम मेरे बारे में क्या जवाब दोगे? हम सभी खुद को घायल करके वापस लौटेंगे और यही कहेंगे कि तुम हमें घायल करके भाग गए। जाओ भोकाल, देवता तुम्हारी सहायता करेंगे। मुझे तुरंत ही राजधानी पहुंचकर इस सारे रहस्य की जड़ तक पहुंचना होगा। भोकाल ने घोड़ा द्रुत गति से राजधानी की तरफ दौड़ा दिया, लेकिन अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे घोड़े को एक झटके से रोक देना पड़ा, क्योंकि उसे सामने खड़ा दिखाई दिया तांत्रिक टिल्लू। हाँ, मैं गुप्तवास से लौट आया हूं, लेकिन महाबली इतनी शीघ्रता से घोड़े को तुम जहां भगाए लिए जा रहे हो वो तुम्हारी मंजिल की राह नहीं है। क्योंकि मेरी तंत्र साधना ने मुझे आभास करा दिया कि तुम्हें राजधानी नहीं कहीं और जाना होगा। कहाँ, ये मैं अभी बताता हूँ। ध्यान लगाकर बैठ गया वह तंत्र सम्राट, और कुछ ही क्षणों के बाद मेरा संदेश सही निकला भोकाल। राजधानी में बहुत भारी उथल पुथल हो गई है, और यह हुआ है तिलिस्मी तावीज के कारण। रूपसी के पुत्र के गले से मेरा तिलिस्मी तावीज गायब है भोकाल। फिर भोकाल ने सारी घटना तांत्रिक टिल्लू को बता दी। सब कुछ सुनकर उफ, काश मैं तंत्र साधना के लिए गुप्तवास को न गया होता। उसी समय मैं सब कुछ संभाल लेता, परंतु अब स्थिति हाथों से निकल चुकी है।
अब तो तिलिस्मी तावीज के वापस आने पर ही कुछ हो सकता है। तुम उस तावीज को लाकर अपने पुत्र के गले में डाल दो और कुबड़ा शैतान का हीरे का हार उसके गले से उतार फेंको। नहीं तो विनाश की ऐसी आंधी चलेगी जो राज परिवार के साथ साथ हम सबके अस्तित्व को धूल में मिला देगी। ऐसा नहीं होगा मित्र टिल्लू। मैं बिना एक भी क्षण गंवाए कुबड़ा शैतान के महल से उस तिलिस्मी तावीज को लेने जाता हूँ। कुबड़ा शैतान से तावीज को लेकर ही वापस लौटूंगा मैं। भयंकर जलीय प्राणियों से भरी नदी और सपाट ऊंचे पर्वत पर चढ़कर भी कोई महल में प्रवेश कर सकता है, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस दुर्गम रास्ते के द्वारा कुबड़ा शैतान के महल में प्रवेश करने की भोकाल की इच्छा ऊपर पहुंचने के साथ ही धूमिल हो गई, क्योंकि ओह, रास्ता मजबूत सलाखों से बंद था। लेकिन दूसरे ही क्षण भोकाल ने दिखा दिया कि उसके इरादे इन सलाखों से कई अधिक मजबूत थे। मुझे रास्ता देने के लिए इन सलाखों को अपने स्थान से हटना होगा। ठीक उसी समय कुबड़ा शैतान ने इस बार भोकाल को फंसाने के लिए अपना जाल बेहद मजबूती से बनाया। भोकाल अपनी भोकाल शक्ति के बिना उससे मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसकी मदद करने के लिए मुझे अपनी समस्त तंत्र शक्तियों के साथ उसके साथ रहना होगा, ताकि बिना किसी क्षति के अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सही सलामत वापस लौटे। भोकाल काक! अपनी शारीरिक शक्ति का अद्भुत परिचय देते हुए भोकाल ने सारी सलाखें तोड़ दी, उखाड़ दी और महल में प्रवेश कर गया। तेजी से आगे बढ़ते उसके कदम कुछ क्षणों बाद ही ठिठक कर रह गए और मृत्यु के उस साक्षात रूप को देखकर आंखें आश्चर्य की अधिकता से फट पड़ने को उतारू हो गई। उफ! अपने जीवन में मैं बहुत से भयंकर प्राणियों का सामना कर चुका हूं, लेकिन ऐसा भयंकर और विशाल चीता आज प्रथम बार देख रहा हूं। लेकिन इस प्रथम बार को यह प्राणी अंतिम बार ना बना दे, इसके लिए मुझे इससे संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा। उफ! थाक! अत्यंत फुर्तीला और शक्तिशाली है ये, इसलिए इस पर वार करने का अब मुझे कोई भी अवसर नहीं गंवाना चाहिए। टाक! ओह, ये क्या? इसकी मोटी चमड़ी पर तो तलवार के वार का कोई असर नहीं हुआ। और आह! उफ! अगर मैंने शीघ्र ही कुछ ना किया तो ये मुझे समाप्त कर देगा। काश इस समय मैं महागुरु भोकाल शक्ति का प्रयोग कर पाता। अचानक भोकाल की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। भोकाल शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता तो क्या हुआ? इस भयंकर चींटे को बुद्धि शक्ति का प्रयोग करके भी तो समाप्त कर सकता हूँ। और बुद्धि शक्ति कहती है कि इस चींटे को समाप्त करने के लिए इस पत्थर की विशाल प्रतिमा को गिराना एकदम ठीक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज की कॉमिक्स शैतान बेटा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।